चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ एक्शन पढ़ने वाले। और इससे पहले ये बता दूं कि आज जो ये लेक्चर है वो पार्ट 2 होने वाला है। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले का जो भी है वो पार्ट 1 जो आपको प्लेलिस्ट में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक ख़त्म कर दिया था, हमने उसका सल्फोनामाइड स्टार्ट किया था, सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था और उसके बारे में कुछ जान लिया था कि कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट और यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं इसके अंदर, जो कि इस मोड ऑफ एक्शन में आने वाले, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए फोलिक एसिड चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया के सेल के ग्रोथ के लिए उनको क्या चाहिए होता है, इन बैक्टीरिया ऑल सेल्स रिक्वायर फोलिक एसिड फॉर ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के उनको चाहिए होता है फोलिक एसिड यानी कि विटामिन्स। ठीक है, फोलिक एसिड चाहिए होता है फॉर ग्रोथ। अब ये फोलिक एसिड जो है वो आता कहाँ से, तो देखिए, फोलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम सबस्ट्रेट कॉल्ड पाबा। ठीक है, हमारे अंदर भी विटामिन्स होते हैं, हमको भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, वैसे इनके भी विटामिन्स होते हैं, इनको भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो सेल्स को ग्रोथ करने के लिए विटामिन से फोलिक एसिड चाहिए। तो फोलिक एसिड इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करता है फोलिक एसिड को, लेकिन किससे, फ्रॉम सबस्ट्रेट, किससे, सबस्ट्रेट कॉल्ड पाबा। तो ये जो पैरा अमीनो, इसका फुल फॉर्म क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है। जो पाबा होता है वो क्या है, एक सबस्ट्रेट है इसका, फोलिक एसिड का। ठीक है, तो फोलिक एसिड इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया फ्रॉम सबस्ट्रेट कॉल्ड पाबा। अब जानते हैं फोलेट एंड फोलिक एसिड। तो देखिए, ये जो फोलेट और फोलिक एसिड आता है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। फोलेट क्या होता है, फोलेट इज़ अ जर्नल टर्म यूज टू डिस्क्राइब मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ विटामिन B9। जैसे कि आपके विटामिन्स हैं उनके डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जो विटामिन B9 वो पूरा, उसको क्या बोलते हैं, फोलेट बोलते हैं। ठीक है, विटामिन का पूरा फोलेट बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आता है, जैसे फोलिक एसिड हो गया, डाईहाइड्रोफोलेट हो गया, टेट्राहाइड्रोफोलेट हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब फोलेट हैं। ठीक है, तो फोलिक एसिड इनके अंदर आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब फोलेट देखते हैं, फोलेट क्यों ज़रूरी होता है। तो देखो, फोलेट जैसे कि अभी हमको यहाँ पता है, ठीक है, फोलिक एसिड यानी फोलेट, तो हम यहाँ फोलेट क्यों ज़रूरी होता है, फोलेट नेसेसरी फॉर द सेल, यानी सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए, टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ एसेंशियल फॉर DNA RNA। ठीक है, तो यानी हमको यहाँ ये पता चल गया कि फोलेट जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। और न्यूक्लिक एसिड किस लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है DNA और RNA के लिए। ठीक है, यानी DNA RNA के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किससे सिंथेसाइज होता है, इस फोलेट से, यानी कि फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड मिलेगा तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर DNA मिलेगा तभी तो वो रेप्लिकेट करके आगे इससे सेल बना पाएगा ना। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, अब आपको क्लियर पता चलेगा। तो ये जो सल्फोनामाइड होता है, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो पाबा से थोड़ा सिमिलर होता है, इसीलिए वो उसके साथ बाइंड हो पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, पाबा से मिलता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि कैटेलाइज करता है पाबा कन्वर्जन, जो कि क्या करता है, कैटेलाइज करता है पाबा को इसमें चेंज करने में। ठीक है, तो डाईहाइड्रोपीट्यूरेट सिंथेटेज ये एक एंजाइम है, इसकी मदद से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, प्यूरिन मिलता है, बैक्टीरियल DNA और फिर यहाँ से ग्रोथ होता है। ठीक है, बैक्टीरियल DNA फिर यहाँ से जो है वो ग्रोथ होता है। तो हमारा जो सल्फोनामाइड होता है वो इसी प्रोसेस को जो है वो रोक देता है। कहाँ पे, यहाँ पे बाइंड होके। ये जो पाबा है वो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए सल्फोनामाइड एज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग यूज़ करके कॉम्पिटेट पाबा, यानी क्या करता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है डाईहाइड्रोपीटेट सिंथेटेज के लिए। ठीक है, तो पाबा के साथ कॉम्पिटेट करके, यानी इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, तो उसकी जगह ये आ जाता है और ये वाले एंजाइम को जो है रोक देता है, जिससे कि ये सब बनने बंद हो जाते हैं और बैक्टीरिया का जो है वो ग्रोथ रुक जाता है या डेथ हो जाता है। अब जो आगे बढ़ेंगे, ट्राइमेथोप्रिम करके भी आएगा, वो यहाँ काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल मोड ऑफ एक्शन। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है उसका यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं।
चलिए फिर इसका यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। यूजेस में कौन कौन से आते हैं? डेंसेंट्री, जो कि ब्लड निकलता है ना वो वाला, एक्यूट बैसिली डेंसेंट्री, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फिर कंजक्टिविटीज़, फिर हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेंजिनिटिस। तो ये सब 4-5 जो है और भी हैं, वो आपको गूगल से जो है वो मिल जाएंगे। ये सब क्या है, इसके यूजेस है, यानी यहाँ पे जो है ये ड्रग यूज़ होता है, स्पेशली इसमें और इसमें जो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट क्या है? देखिए एडवर्स इफेक्ट और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन होता है जिसको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है या फिर पूछ लेते हैं, तो वो है आपका क्रिस्टल यूरिया। तो क्रिस्टल यूरिया के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो क्रिस्टल यूरिया क्या होता है? क्रिस्टल यूरिया यानी कि जब सल्फोनामाइड्स खाते हैं, तो सल्फोनामाइड्स में क्या होता है कि उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ द क्रिस्टल यूरिन कहाँ पे हो जाता है, यानी कि आपका जो यूरिन है वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिन में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि जो है वो पेन होता है या फिर इन्फेक्शन होने लगता है ड्यू टू पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी। अभी किसके कारण होता है? क्योंकि ये जो आपकी सल्फोनामाइड ड्रग्स होती है उसकी जो वो क्या होता है, पुअर वाटर सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये हो गया ड्यू टू पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी डैमेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सल्फोनामाइड्स के ड्रग होते हैं, सल्फोनामाइड ड्रग जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनआयोनाइज रह जाते हैं, यानी कि आयोनाइज नहीं हो पाते हैं यूरिन पीएच लेवल पे। ठीक है, यूरिन पीएच लेवल पे जो आपके ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं वो अनआयोनाइज रह जाते हैं, आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ ड्रग्स आती हैं या कोई दूसरे प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिस्टल यूरिया। तो अगर क्रिस्टल यूरिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्या देंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हम क्या ज़्यादा पानी पीने को बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों? इससे क्या होगा कि जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है उसका जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज यूरिन फ्लो बाय इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वो जो है फ़िल्टर करने वाला जो प्रोसेस होता है किडनी में, वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि यूरिन फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रिपल थेरेपी। क्या आता है? ट्रिपल थेरेपी आता है, जिसको ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। यानी ये ट्रिपल थेरेपी में ड्रग्स होती है, कौन कौन सी होती है? सल्फाडियाजीन। कौन कौन सी होती है? ये कॉम्बिनेशन थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी, जिसमें कौन सा आता है? सल्फाडियाजीन, सल्फामेथाजीन और सल्फामेराजीन। ठीक है, तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, लेकिन कितना दिया जाता है? ओनली 1/3 अमाउंट ऑफ, कौन सा? ओनली 1/3 अमाउंट ऑफ ईच ड्रग। हर ड्रग का 1/3 पार्ट ही दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है? तो आगे है कि अगर हमारा जो यहाँ पे यूरिन पीएच लेवल है उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका जो यूरिन पीएच लेवल है उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ द पीएच ऑफ द यूरिन किसकी मदद से? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम साइट्रेट की मदद से जो पीएच ऑफ द यूरिन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि अब वो जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सल्फोनामाइड्स के वो आयोनाइज हो जाएंगे। अब लोअरिंग द pKa ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप, यानी कि जो आपके सल्फोनामाइड ग्रुप्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा है? N1 और N4 सब्स्टिट्यूटेड वाले भी। तो यानी जो N1 और N4 सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, जैसा कि ग्रुप में मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा? सल्फोनामाइड pKa का लोअर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक करो तो सही रहेगा। ठीक है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो हम यहाँ pKa सल्फोनामाइड्स का pKa वैल्यू जो है कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। कहाँ गया? ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, बराबर, ऑन सल्फोनामाइड साइड चेन। ठीक है, सल्फोनामाइड साइड चेन पे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस में 2 वीडियोस बना के हमारा ये जो सल्फोनामाइड्स है ख़त्म होता है। इसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा इसी चैप्टर 4 का ही टॉपिक बाकी है, वो टॉपिक ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो है हमारा
5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप तो इसमें समझ में आया होगा कि क्रिस्टल यूरिया क्या होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, और उससे पहले हमने उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था जो कि 2 था। पार्ट 1 में बेस्ड ऑन उसका स्ट्रक्चर पे और बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।